हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके थे किसके बारे में, इंसुलेशन एंड हीट बजट के बारे में। तो प्यारे मित्रों, आज एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे मित्रों, बिना टाइम गवाए चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर जो वायु द्वारा दाब डाला जाता है उसी दाब को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मीन्स दैट कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन सर्टेन एरिया है ना, वायु द्वारा एक निश्चित स्थान पर जो डाला गया क्या होता है? दाब। उसी दाब को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं प्यारे मित्रों। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना का दाब डालता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1.03 kg का दाब डालता है ना। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको किस यूनिट में मापा जाता है ना? इसे मापने के लिए हम कौन सा यूनिट का यूज करते हैं? मिली बार का, है ना। किसका? मिली बार का यूज करते हैं। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना मिली बार होता है? 1013 मिली बार होता है ना। इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया देयर आर 1013 मिली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम इसे मापते हैं, किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसे मापने के लिए कोई ना कोई तो एक यंत्र होता होगा, है ना, जिसे हम कह सकते हैं मेजर इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से इसका माप किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है प्यारे मित्रों, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। तो आइए देखते हैं बैरोमीटर में क्या खासियत होती है, ये किन किन चीज़ों से इसका उपयोग किया जाता है, कौन सी चीज़ें इसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में कि बैरोमीटर पर किसका उपयोग किया जाता है? पारा का। तो पारा का क्यों उपयोग करते हैं हम? पारा का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि पारा का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? हाई होता है, बहुत अधिक होता है। और पारा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्यारे दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जिस अवस्था में आने के बाद वो क्या स्टार्ट हो जाएगा? पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो पारा का मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का, वो बहुत अधिक होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद भी वो पिघलता नहीं है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो होता है ना, अत्यधिक ठंडा पड़ने पर भी ये जमता नहीं है, जल्दी जमता नहीं है। इसीलिए पारा का यूज हम करते हैं किस पर? बैरोमीटर पर, है ना। और ये जो मरकरी है प्यारे दोस्तों, मरकरी क्या करता है? जो बैरोमीटर का वॉल होता है उसको भी गीला नहीं करता है ना। उसमें मतलब कि चिपकता नहीं है, उसको वेट नहीं करता है, वॉल वेट नहीं करती है। कौन? पारा। वॉल वेट जो है वो पारा नहीं करती है, मतलब कि दीवार को गीला नहीं करती। दीवार गीला कहने का मतलब अपने घर या फिर किसी दीवार को मत लीजिए, जो बैरोमीटर है उसका जो वॉल होगा उसको ये क्या करती है कि गीला नहीं करती है। तो पारा से हम पारा का जो हम उपयोग करते हैं बैरोमीटर में, तो कैसे पता करेंगे कि किस तरह का पोजीशन जो है अभी एटमॉस्फेयर में है? अगर बैरोमीटर में जो पारा होता है वो एकाएक नीचे आ जाए, है ना, क्या हो जाएगा? एकाएक नीचे आ जाएगा, तब हम क्या अनुमान लगाते हैं कि उस जगह पर जो है क्या आने वाला है? स्ट्रोम, है ना, मतलब कि आंधी तूफान जो है वो आने वाला है। प्रेशर अगर नीचे आ गया, मतलब कि पारा एकदम से नीचे आ गया, तो वो क्या दिखाता है कि प्रेशर नीचे हो गया है। और इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रोम यानी कि आंधी या तूफान आने की आशंका होती है।
और वही बैरोमीटर में अगर पारा क्या होगा, नीचे आके फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर जाएगा, तब उस स्थिति में क्या होगा कि वह उस एरिया पर, है ना, उस सर्टेन एरिया पर क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, बारिश की संभावना हो सकती है ना। तो ये होता है। और जब पारा सीधा ऊपर चला जाए, वो ना नीचे आए ना नीचे आकर ऊपर जाए, सीधा कहाँ चला जाए, ऊपर की ओर चला जाए, तो इससे अनुमान लगाया जाता है प्यारे दोस्तों कि उस जगह का, है ना, जो मौसम है वो साफ है। वहाँ पर कैसा मौसम होगा, साफ मौसम होगा। पारा ऊपर गया मतलब कि मौसम साफ, पारा नीचे आया इसका मतलब कि वहाँ क्या आने वाला है, आंधी या तूफान आने वाला। अगर पारा नीचे आकर के फिर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तब उस स्थिति में क्या संभावना जताई जा सकती है कि उस जगह पर क्या होगी, वर्षा हो सकती है ना। तो प्यारे मित्रों, बैरोमीटर से हम इस तरह से संभावना जताते हैं अपने एरिया के बारे में कि क्या होने वाला, क्या कंडीशन है मौसम का। तो यही यूज होता है बैरोमीटर का हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में। तो आगे हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों कि जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किन किन तरीकों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से किया जाता है प्यारे दोस्तों, एक वर्टिकली, है ना, ऊर्ध्वाधर, और दूसरा हॉरिजॉन्टली, है ना। तो पहले हम देखेंगे वर्टिकली के रूप में कि मतलब कि वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर के रूप में इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, है ना। वर्टिकल टाइप में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके आधार पर किया जाता है, हाइट के आधार पर किया जाता है ना। इसलिए इसमें इसका सीधा संबंध क्या होता है प्रेशर का, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट बढ़ने पर क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट बढ़ने पर क्या होता है कि प्रेशर लो होता जाता है। तो इस तरह से ये इस बेस पर, हाइट के बेस पर ये काम करता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो आगे हम देखते हैं कि एयर प्रेशर इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। जो एयर प्रेशर है वो किसके कारण से होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण से होता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये एयर प्रेशर जनरेट होता है या फिर काम करता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस में, है ना, आप यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ए दिखा रहा है, ए पॉइंट, वो अर्थ का सरफेस है। और वहाँ पर क्या होगा कि एयर डेंसिटी हाई होगी। क्यों हाई होगी, नियर द सरफेस। एयर डेंसिटी जो हाई होगी वो होगी कहाँ पर, नियर द सरफेस। वो क्यों हाई होगी, क्योंकि जो भी अर्थ का जो धरातल है, सरफेस है, उसके नज़दीक में भारी वस्तुएं मिलती हैं दोस्तों, है ना। धरातल के नज़दीक गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है और वहाँ पर इसलिए भारी भारी वस्तुएं ज़्यादा मिलती है। क्योंकि क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीज़ों को अपने ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो आकर्षित करेगी कहाँ पर, जहाँ पर उसका क्या बोलते हैं, पावर ज़्यादा होगा। पावर जहाँ वहीं ज़्यादा होगा जहाँ उसका नज़दीकी पॉइंट होगा। तो केंद्र के तरफ जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाती है। इसलिए ज़्यादा सघन चीज़ें जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, पृथ्वी के धरातल पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया कि धरातल के नज़दीक, है ना, धरातल के नज़दीक ज़्यादा होता है, इसलिए हवा को आकर्षित भी ज़्यादा करता है, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, या फिर कहते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। तो ग्रेविटी ज़्यादा होता है धरातल में, इसलिए वो क्या करता है, हवा को ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में जो एयर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, सरफेस में। यहाँ पर हम समझते हैं कि सरफेस में क्या होगा, एयर डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो वेट होगा, जो भार होगा वस्तुओं का, वो भी ज़्यादा होगा। और इसके वजह से फिर क्या होगा, प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा। और वही हाइट में अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में क्या होता है, एयर डेंसिटी
लो होता है, कम होता है, जिसके वजह से वेट भी कम होता है और प्रेशर भी कम पड़ता है। तो यही रिलेशन होता है अर्थ के सरफेस एंड हाइट पर। तो फिगर के माध्यम से जैसे कि अभी हम देख सकते हैं क्या कि जो अर्थ का सरफेस है उसके नज़दीक में जो है वस्तुएं ज़्यादा दिख रही हैं, कण जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो एयर होगा, है ना, वस्तुएं होंगी, धूलकण होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन वही हाइट बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, फैलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का पावर जो होता है वो धीरे धीरे लो हो जाता है। तो यही कारण है कि अर्थ के सरफेस पे जो है एयर प्रेशर वो ज़्यादा होता है। जैसे फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिगर है, फिगर में क्या बताया गया दोस्तों, फिगर ये अर्थ का सरफेस है ना, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, जहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर हम धीरे धीरे अर्थ के सरफेस से हाइट जिधर ज़्यादा है, माउंटेन एरिया है, उधर चढ़ना स्टार्ट करें तो क्या होगा, जो गैसेस है, मतलब कि गैस जो है, जो एयर है, उसका अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, है ना, उसका जो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा। अगर एकदम हाइट पर चले जाते हैं तो वहाँ पर एयर डेंसिटी एकदम से लो हो जाता है, और मतलब एकदम से लो होने का मतलब है कि जितना धरातल में होगा, जितना सरफेस एरिया पर होगा, उससे बहुत कम एयर डेंसिटी होगा, कहाँ पर, हिली एरिया पर, हाइट एरिया पर, है ना। और ये क्यों होता है, क्योंकि धरातल के नज़दीक में गैस जो है वो ज़्यादा मिलती है, और हिली एरिया पर जो है वहाँ पर गैस की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रेशर भी कम हो जाता है। मतलब कि हाइट, यहाँ से सीधा संबंध यही निकलता है कि हाइट बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, है ना। किसकी डेंसिटी, एयर डेंसिटी। तो यहाँ पर धरातल पर क्या हो रहा था प्यारे दोस्तों, कि गैस की मात्रा जो था, अमाउंट जो था गैस का वो ज़्यादा था, और जिसके वजह से वेट भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और प्रेशर भी यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, है ना। तो एक और एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डिटेल से, कि आखिरकार ये कैसे काम करता है। ये देखिए, ये जो है पॉइंट आपका यहाँ पर जो पर्सन दिख रहा है ना, पी पॉइंट पर, ये क्या है, धरातल पर है ना, मतलब कि पृथ्वी के सरफेस पर है, और इधर जो है ये समुद्री इलाका जो है, इधर क्या है, समुद्री इलाकों में तो बहुत बड़े बड़े मतलब कि गहराई होती है। तो धरातल एरिया से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब कि हाइट की तरफ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर में डिक्रीज देखने को मिलता है। एयर प्रेशर में क्या होता है, डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो एक एग्जांपल के यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है ना, कोई आदमी है, उस आदमी को अगर एरोप्लेन से ऊंचाई तक ले जाया गया, है ना, तो ऊंचाई पर ले जाने के बाद क्या होता है कि जो आदमी है उसका प्रेशर तो हाई है नीचे, है ना, और उसको अगर ऊपर ले जाते हैं, हाइट पर ले जाते हैं, तो उसका जो बॉडी है ना, क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर से कहाँ पर चला जाएगा, लो प्रेशर की ओर जाएगा। हाई प्रेशर से कहाँ पर, लो प्रेशर की ओर जाएगा, तो उसके बॉडी से क्या होगा, है ना, उसका बॉडी का जो इनसाइड है, मतलब कि अंदर का तरफ का जो प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ऊपर में गया है तो मतलब कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा, जिसके वजह से क्या होता है, कभी कभी नाक की तरफ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का जो है प्रेशर वो हाई है, और हमारे जो उस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो है। तो प्रेशर हमेशा हाई टू लो की ओर जाता है, इसलिए हमारे नाक से क्या निकलने लगते हैं, ब्लड निकलने लगते हैं। तो ये फंडा होता है प्रेशर का। जस्ट इसका अपोजिट अगर देखने का कोशिश करें हम, अगर कोई व्यक्ति और उसको या फिर कहे तो कोई गोताखोर होता है, वो अगर समुद्र के नीचे गोताखोर मतलब कि तैर रहा हो या फिर नीचे कुछ करने गया हो, तो अगर वो अचानक से अगर वो ऊपर की तरफ आएगा, तो अब भी उसके नाक से क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा अचानक से। इसलिए गोताखोर क्या करते हैं, धीरे धीरे ही ऊपर आते हैं। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि धरातल पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन धरातल से नीचे अगर हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है ना। ऊपर बढ़ने पर प्रेशर कम हो रहा था, लेकिन हम गहराई पर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। तो जब धरातल में कोई व्यक्ति रहता है, सरफेस एरिया पर कोई व्यक्ति रहता है, तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होता है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाए या फिर गहराई पर जाए तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है, कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जानने की आवश्यकता होती है कि हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, है ना। हाइट बढ़ने पर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और गहराई में जितना जाएंगे हम, डेप्थ पर जितना जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जितना हम हाइट की ओर बढ़ते जाएंगे, कि जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही प्रेशर नीचे आता जाएगा, मतलब कि लो होता जाएगा। और गहराई पर, डेप्थ पर जाने के बाद जो है प्रेशर वो और ज़्यादा धरातल से बढ़ते जाता है। धरातल में जितना रहेगा उससे ज़्यादा कहाँ होगा, गहराई पर होगा, और हाइट पर धरातल से कम होगा। तो वायु दाब जो है, एयर प्रेशर जो है, उसके कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है, रक्त का संचार होते रहता है। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव में जो रक्त का संचार होता है उसमें कौन रोल जो है प्ले करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होती है, वेदरिंग इफेक्ट, मतलब कि मौसम जो है वो प्रभावित होता है। कभी बरसात हो जाती है, कभी मौसम साफ हो जाता है, कभी आंधी तूफान होता है। इसके बारे में तो हम देख ही चुके हैं, है ना। और एक पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो एयर डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। वायु का जो घनत्व होगा कम होगा। क्यों? क्योंकि जो है हवा गर्म होकर क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। अब हवा जब गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हवा जो है वो चारों तरफ गर्म होकर क्या होता है, फैल जाता है ना। जिसके वजह से जो एयर डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। और जब एयर डेंसिटी उस जगह पर कम होगी तब क्या होगा, तो जो हाई प्रेशर जो होगा, हाई प्रेशर एरिया का जो प्रेशर वो क्या करेगा, उस निम्न दाब वाले क्षेत्र पर आकर के अपना जगह बनाएगा, है ना। तो ऐसा कब होता है, ऐसा ज़्यादातर जो होता है वो समर सीजन में होता है ना। मतलब कि गर्मियों के दिनों में जो है एयर प्रेशर वो लो होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ जो हवा होगी वो गर्म होकर चारों तरफ क्या होगी, एक्सपेंड कर जाएगी, फैल जाएगी, है ना। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप्स थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली। तो जिसमें से हम लोग वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है किसके बारे में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, है ना दोस्तों। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो कल तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।